अच्छा बच्चों, बात ये चल रही थी आप लोगों से कि कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तमाम फैसले डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से होते हैं और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। हर फैसला सेलर और बायर मिलकर करते हैं। लिहाजा जो इसके अंदर आपको करेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं वो ये है कि फिर हर मामला प्राइस मैकेनिज्म से तय होता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई से। कंपटीशन यहाँ बहुत होता है, फर्म्स जो है compete करती हैं। जो अच्छा बनाएगा, सस्ता बनाएगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, मुकाबला करेगा, वो विनर होगा, उसका प्रोडक्ट बिकेगा। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जिसमें आपको मुनाफा हो रहा है वो कर लें आप। और बच्चों, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का पूरा राइट है। आप घर खरीद सकते हैं अपने नाम से, फैक्ट्री खरीद सकते हैं, ना सिर्फ अपने नाम रख सकते हैं, आने वाली नस्लों के नाम भी आप छोड़ के जा सकते हैं विरासत में, इनहेरिटेंस के रूल के मुताबिक। लिहाजा यहाँ पर मुकम्मल फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज। फिर देखा जाए तो आपके पास यहाँ एक चीज जो है वो है सेल्फ इंटरेस्ट। और सेल्फ इंटरेस्ट क्या, हर एक को अपना मफाद अजीज है। कस्टमर कहता है मैं कम से कम पैसे देके ज्यादा ज्यादा चीजें ले लूंगा, और सेलर कहता है मैं ज्यादा ज्यादा पैसे लेके कम से कम चीजें दूंगा। हर कोई अपने मफाद के ऊपर काम कर। तो करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था, ये किसी भी चीज के फीचर होते हैं, खसूसियात होती हैं। खसूसियात और खूबियों में फर्क होता है। जैसे कल हमने मिसाल दी थी, ये बच्चे की हाइट इतनी है, इसका रंग ये करेक्टरिस्टिक्स है। ये माँ बाप की खिदमत करता है, ये क्या उसके मेरिट्स है। अब देखिए, मेरिट्स में ये है कि इसको चला रहा है अनहिंडर्ड प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम। एक साल एक इंडस्ट्री में मुनाफा ज्यादा है, अगले ही साल जिस इंडस्ट्री में मुनाफा कम था लोग उधर से उठेंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। और फिर एक तरफ सेचुरेशन हो जाएगी, दूसरी तरफ शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। वो आपस में क्या हो जाएगा, इन दी एंड तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज में सेम बेनिफिट मिल रहा हो। ठीक है ना। अब रियलिस्टिकली अगर आप देखेंगे ना इस वक्त, तो पहले मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स की का रश होता गया। ठीक है। तो तो रश होता गया ना। अब ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी बच्चे ज्यादा आने शुरू हो गए। ग्रेजुअली क्या होगा, डॉक्टर की और चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी बराबर हो जानी। वैसे अभी बराबर नहीं है, अभी मैं, वो कहते हैं ना डॉक्टर्स बेचारों का ये होता है, इनका वो हिसाब है, अगर आगे निकल गए तो फिर तो है बादशाहों वाली जिंदगी। यानी अगर आप एमबीबीएस कर गए, आपने हाउस जॉब भी कर ली और आपको फॉरेन स्कॉलरशिप मिल गया, या आपका कोई हाथ लग गया और आप बाहर से पढ़ के आ गए, और फिर आगे आपका क्लिनिक चल गया, फिर तो आपके पास बहुत पैसे होंगे। लेकिन अगर आपका हाथ ना पड़ा और आपने सिंपल एमबीबीएस किया हुआ है, तो फिर अच्छा था कि किसी वर्कशॉप से मैकेनिक का काम सीख लेते। मैं एक दिन गया एक मेडिकल सेंटर पे, तो वहाँ एक खातून थी, वो डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट का कोई है मामला, या आर्थोपेडिक क्लिनिक है। मेरी मदर इन लॉ ने जाना था, तो मेरी बेगम मुझे बता रही थी सैलरी 45,000। उसको एमबीबीएस किए हुए भी काफी अरसा हो गया। तो मुझे इस तरह पता लगा कि बातें काफी देर से कर रहे हैं, तो मैंने कहा वो क्या कह रही थी, मैं बड़ी देर से फारिग हो गया हूँ, आप लोग आ नहीं रहे। बताने लगी कि अपना दुख रो रही थी, और वो कह रही थी कि मैं अपने तमाम कजनों से कहती हूँ डॉक्टर ना बनो। तो 45-50 हजार वाला ही काम होता है फिर। अब मेरे बैकडोर नेबर है कर्नल जावेद साहब, गाने बड़े अच्छे गाते हैं, किसी दिन मैं आपको उनका गाना सुनाऊंगा इधर। इनमें आके सिंगिंग भी करते हैं। और वो जापान से कोई ट्रेनिंग की हुई है उन्होंने, रिकी करते हैं, वो बैक बोन का ना कोई तकलीफ होती है उसका इलाज करते हैं। और उसका जो इलाज करते हैं ना, तो वो मतलब उनके पास बड़े बड़े पेशेंट्स हैं, लाखों की तादाद में। खुद वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, लेकिन फौज से रिटायर है तो वो पूछता भी नहीं है, और बहुत बड़ा क्लिनिक चलाते हैं। तो मुझे यहाँ से पता है कि उनका बिल 2.5-3 लाख आ रहा होता है। तो अंदाजा हो जाता है कि 2.5-3 लाख बिजली का बिल आम बंदा
नहीं देता, फॉर्च्यूनर ही गाड़ी चला रहे तो जाहिर है अमीर होंगे। मेरे दोस्त भी हैं बड़ी देर से। तो मैंने एक दिन कहा कि बेटी का दाखिला कराना है पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने एक मेडिकल मांग लिया। वो मेडिकल ये होता है कि हम दाखिला तो दे रहे हैं, लेकिन नंबर भी हो, सब कुछ हो, लेकिन बच्चा एब नॉर्मल हो, तो कोई डॉक्टर जिम्मेदारी से लिख के दे कि बच्चा ठीक है। जैसे अब हमारे यहाँ अक्सर बच्चे आ जाते हैं, डॉक्टर से मेडिकल लिखवाएं तो मेरा आधे बच्चे हमारे गायब हो जाएंगे। किसी की आंखें टेढ़ी हैं, किसी को आम बात समझ नहीं आती, इकोनॉमिक्स से समझ आनी, सुध बुध ही नहीं है, क्या दूंगी। अपने अपने जज्बात में बच्चे यहाँ पर। अच्छा, तो वो मैंने उनसे कहा जी मेडिकल का एक सर्टिफिकेट बनाना है, तो बोले मैं तुम्हें भेज देता हूँ, तुमने जो लिखना है लिख ली। वो मुझे सर्टिफिकेट आया, नीचे डॉक्टर के साइन हुए में, स्टैम्प भी लगी हुई है। वो डॉक्टर उन्होंने अपॉइंट किए हुए आगे उन्होंने आगे डॉक्टर अपॉइंट किए हुए हैं, नीचे डॉक्टर का नाम, उसकी स्टैम्प, उसका जो भी वो नंबर शंबर होता है सारा कुछ, ऊपर कहते हैं तो खुद ही लिख ले जो चाहिए। मैंने नेट से देखा क्या चाहिए, वो लिख के तो बच्ची के कागज से लगा दिया बस। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि जी आप कहें कि जी बड़ा पैसा है। मेरा भतीजा ना बड़ा रोया जिसका मेडिकल में नहीं है। दरख्त के नीचे बैठ के रो रहा था, घर के सामने दरख्त के पीछे स्टूल रखा हुआ है, वहां मियाँ बीवी चाय पीने के लिए रखा, पी कभी भी नहीं, तो वो रो रहा था वहां बैठ के। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्यों, कैसे बर्बाद हो गया? कहता मेरा मेडिकल में आएंगे, अब पता नहीं मेरा क्या बनेगा। अब मैंने समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, बड़ों की आदत होती है, अब उस उससे इस अग्नि से निकालना है। जुम्मा पढ़ने गए, वहां एक डॉक्टर 1 to 5 पे आया था जुम्मा पढ़ने में, कहीं रुके डॉक्टर, हम गाड़ी में आए, मोटरसाइकिल पे आए। फिर एक दिन मैं गोल चक्कर के पास से गुजरा, दिखाया, वो देख डॉक्टर झाड़ू फेर है। डॉक्टर पे क्लिनिक के बाद झाड़ू फेरा, वाइपर वाला। तो मैंने कहा ये देखिए है डॉक्टर, तू समझ रहा, पता नहीं क्या बन जाता है, झाड़ू भी खुद फेरना पड़ता है। फिर वो नॉर्मलाइज हुआ। क्या ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है? ठीक है ना। देखिए जी, आपने किसी मुल्क में जाना है, उन्होंने आपको सर्जन बनने देना है? कभी भी नहीं बनने देना। जितने हमारे फैमिली के लोग जाते हैं अमेरिका, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन ही बनते हैं। पहले पहले सीटें ज्यादा थी। मेरी अम्मी का फर्स्ट कजन है, मेरा अमेरिका का सेकंड या थर्ड लेवल कार्डियोलॉजिस्ट है वहाँ। एक आई स्पेशलिस्ट है इंग्लैंड में, वो भी वहां पे नंबर 1 नंबर 2 काउंट। लेकिन वो पहले हैं। अब जाओ तो क्या कहते हैं, सर्जरी इनका काम नहीं है, इतने अकलमंदी नहीं है हमारा काम। और चार्टेड अकाउंटेंसी, जिधर जाओ टैक्स का पेपर दो, लॉ का पेपर दो, आप एडजस्ट हो सकते हो। डिमांड इसकी हमेशा रहती है कि बेटे कुछ पूछना है? नहीं समझा नहीं। डिपेंडिंग ऑन, ये बहुत बड़ी मिथ है। हम लिखते हैं कि हमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पे ज्यादा है या चार्टर्ड अकाउंटेंट की पे ज्यादा है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तो ज्यादा होगी। वो एक्चुअली क्यों? वो एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस डी है, वो पीएचडी है। उसने स्पेशलाइज भी किया, आगे जाके 4-5 साल और स्टडी की, उसकी ज्यादा हो सकती है। लेकिन आमतौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा कमा रहा हो। उसकी वजह क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना बिजनेस करता है, डॉक्टर हमेशा जॉब करता है। ठीक है, हमारे मुल्क में हॉस्पिटल खोलते हैं, लेकिन सारे तो नहीं खोल पाते ना, हॉस्पिटल में पैसा चाहिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर 2 या 3 मिल जाए तो अपनी फर्म खोल लेते हैं, एंड देन दे स्टार्ट अर्निंग, तो इन दैट सेंस दे अर्न मोर, तो ज्यादा वही कमाते हैं। लेकिन हर कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। ठीक है, मैंने तजर्बा नहीं किया इसलिए मैं बता नहीं सकूंगा आपको। मुझे अमेरिका का पता है, वहां एक पब्लिक अकाउंटेंट जो है वो आम डॉक्टर से ज्यादा कमाता है, स्पेशलिस्ट से कम कमाता है। लेकिन बाकी आप इंग्लैंड का अलग होगा, आयरलैंड का अलग होगा। ठीक है, लेकिन इसमें इसमें यह है कि रिस्पेक्टेबल है, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पे जो है अमेरिका में, मेरा भांजा जो है वो लेता है 1,80,000। सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक। नहीं, उसकी उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, मेरा ख्याल है उसका होगा, जब मैंने पूछा था आज से 4-5 साल पहले, तब 1,80 थी फॉर गर्ल्स।
डॉक्टर पहले टाइम मिल जाती है। अच्छा एक मिनट में, तो मैं सोच के बता। मेरी जो कजन गई है ना, चचा की बेटी, उसकी इस वक्त है कोई साल की 60 या 80 हजार। हाँ तकरीबन उसके हो गए हैं, 3 साल हो गए उसको वहां पे क्वालिफाई किए हुए। तो 80 बता रही थी मुझे वो, आज से 2-3 साल पहले। जब उसकी शादी हुई थी तब मेरी बात हुई थी, उसने कहा कि मेरी 80 है, मुझे जो मतलब प्रैक्टिकली पता है, इसलिए मैंने कहा जरा मुझे सोच लेने दो। 80 हजार थी उस वक्त उसकी। अब बाकी ये है कि वेरी करता है केस टू केस, क्योंकि जो एवरेज सैलरी होती है वो सबकी तो नहीं होती। आप यहाँ लिखो कि अभी लिखे जावा प्रोग्रामर की सैलरी क्या है पाकिस्तान में, तो वो कहेगा 70 हजार। लेकिन आप जब सॉफ्टवेयर में जाओगे तो वहां एक बंदा 4 लाख ले रहा है। तो ये वेरी करता होगा, तो इसलिए हम ऐसे नहीं कह सकते। तो जो केस मेरे सामने आया, मैंने बताया मेरी अपनी कजन है, चचा की बेटी है, मेरे चचा भी डॉक्टर है, आगे उनके तीनों बच्चे भी डॉक्टर। तो मुझे इसका ज्यादा आइडिया है कि ये क्या अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो मेरे नजदीक ये है कि जो मैंने चार्टेड अकाउंटेंट देखे हैं, सॉफिशिएंट इनकम है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि कम ज्यादा को छोड़ दो, एक अच्छी आमदनी है हमारा। 1,80,000 बहुत होता है यार। आपकी उम्र हो गई 28-29 साल, तो 1,80 कमा रहे हो तो बड़ा अच्छा है अमेरिका में। तो डेट्स तो मुझे तो सही लगा। अच्छा anyway, अच्छा बेटा आगे आ जाइए। अनहिंडर्ड हैंड ये हो गया। अच्छा इंसेंटिव फॉर एजेंट्स, मेहनत करो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा बेनिफिट लो। अच्छा बच्चों आगे आ गया कैपिटल एक्यूमुलेशन। क्या मतलब? कैपिटल बढ़ता रहता है। एक आदमी अमीर है वो और अमीर होगा, क्योंकि जाहिर है वो फैक्ट्री चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, बिजनेस टू बिजनेस प्लस होता जाता है, उसकी आमदनी मल्टीप्लायर में जाती है। ठीक है। अच्छा, और जो गरीब है वो एक एक सर्वाइवल लेवल पे रहता है, इसलिए गैप हमेशा बढ़ता है। और फिर आगे कंज्यूमर सवरेनिटी है, कंज्यूमर जो चाहे बाय करता है, बल्कि कंज्यूमर जो कहे वही बनाया जाता है। मैंने तो कहा इखलाकी मेयार भी नहीं देखा जाता, शराब मांग रहा है शराब दो। अच्छा आगे आगे एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या मतलब? रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट। अच्छा बच्चों आ जाते हैं आगे, डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स में देखिए आगे आ गया बच्चों, सबसे पहले इनप्रूडेंट कंपटीशन। देखिए कंपटीशन हेल्दी होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कंपटीशन से रिसोर्सेज जाया हो रहे हो, ये तो वेस्ट है। जैसे मैंने कहा जी कि उसने भी पंखे बना लिए, उसने भी फैन बना लिए हैं, तो 20 कंपनियों ने मार्केट के पूरे साइज के मुताबिक टोटल फैन बना के बैठी हैं। बिकेंगे एक दो के, बाकी के क्या होंगे? जाया होंगे। एडवर्टाइजिंग का खर्चा और पैकेजिंग का खर्चा तो टोटल लॉस में जाता है अगर आप बिजनेस ना कर पाए। आगे क्या आ गया? थ्रेट ऑफ इंस्टेबिलिटी। जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है एकदम जॉब्स बढ़ती हैं, और जब चीजें नहीं बिकती एकदम मार्केट गिरती है। और जो गिरती है उसको क्या कहेंगे? इंस्टेबिलिटी। तो हिस्टोरिकली इसमें इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है जी। अब ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इसकी भी आगे कॉन्सेप्ट पूरे तफसील से आएगा, कहता फेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके। आगे आ जाए बच्चों, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अभी हम बात कर रहे थे अमीर ज्यादा अमीर होता है और गरीब सर्वाइवल लेवल पे रहता है। इस मुआशरे में हमेशा दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो जो अमीर है और एक वो जो गरीब है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है दोनों के दरमियान के, अमीर और गरीब में फासला बढ़ता रहता है, और इसकी बहुत ज्यादा सोशल कॉस्ट आती है। ठीक है जी। और अमीर और गरीब का कॉन्फ्लिक्ट एक अनरेस्ट भी पैदा कर सकता है मुआशरे में। अच्छा बच्चों आगे आ जाए, ह्यूमन वेलफेयर इज अ मिथ। ह्यूमन वेलफेयर मिथ है इन कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में साउंड एज अ वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ वेलफेयर का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा कमाओ, मैक्सिमम अर्न करो। अगर यहाँ पे कोई वेलफेयर वगैरह की बात करें तो वो सिर्फ बात की हद तक ही है, रियलिटी समथिंग एल्स है। वेलफेयर का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे अमीर अमीरता रहे,
और सारे अमीरों के खिदमत गुजार हैं। क्या हाल है बच्चों? अमेरिका में वो एक कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इंसाफ बिकता है, कि अगर आपके पास पैसे हैं तो अच्छा वकील कर लो, अपनी बात को साबित कर दो, आपको जस्टिस मिल जाएगा। अच्छा बच्चों, ये हो गया जी। अब आगे आ जाए, जब अमीर अमीर होते जाएंगे और आपस में दोस्तियां करके क्या क्रिएट कर देंगे? कार्टल्स। कार्टल भी मोनोपोली होती है। मोनोपोली और कार्टल में एक फर्क होता है। एक बंदा अमीर है, उसने एक फैक्ट्री लगाई है, अकेले ने लगाई है और किसी की है ही नहीं, तो क्या कहेंगे उसको? वो मोनोपोली। कार्टल ये है कि फैक्ट्रियां दो तीन लोगों ने लगाई हैं, लेकिन उनके आपस में रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं, वो मिलकर बैठ गए हैं। तो हम क्या कहेंगे? ये भी तो मोनोपोली बन गई, बगैर मल्टी प्लांट मोनोपोली बन। पाकिस्तान में इसकी मिसाल है सीमेंट। हमेशा इंडिया से महंगा रहता है, कोई 40% महंगा हो सीमेंट। हालांकि कि हम जिप्सन हमारे मुल्क में अपना है, उन्हें जिप्सन इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन उनके यहाँ सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा है। उसकी वजह हमारी सीमेंट बनाने वाले जो लोग हैं उनके आपस में ताल्लुकात हैं, वो बोरी का फर्क रखते हैं। अगर मैं मैपल लीफ लूं तो शायद 1500 की हो, और अगर मैं स्टार ले लूं तो 1495 या 90 रुपए की हो। 5 से 10 रुपए का फर्क रखते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं रखते। तो आपस में मिलके तय कर लेते हैं कि हमने प्राइस को गिरने नहीं देना। तो वो पावरफुल उनकी मोनोपोलीज हैं, इसलिए वो कंपटीशन करते ही नहीं आपस में। क्लियर बच्चों? तो ये हो गए इसके ड्रॉबैक, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। अब चलें अगले सिस्टम पे। अगला सिस्टम क्या है बच्चों? सोशलिज्म। सवाल ये है, सोशलिज्म क्या चीज है? सोशलिज्म ये है बच्चों कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर किसी को प्राइवेट ओनरशिप का हक नहीं, तमाम चीजें हुकूमत की। तमाम चीजें, हमें ये पहले जहन बनाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, कोई सीएफई कॉलेज नहीं है, ये कॉलेज भी गवर्नमेंट का है, आपके घर भी सारे गवर्नमेंट के हैं, फर्में, इंडस्ट्री, स्टोर, हर चीज किसकी है? और हम सब क्या है? गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, मुलाजिम। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है, गवर्नमेंट ही हमें रुपयों में पैसे देती है, और हम गवर्नमेंट के स्टोर से जाके शॉपिंग कर लेते हैं। किसी को भी ये हक हासिल नहीं, दुकान बना ले, मकान बना ले, फैक्ट्री लगा ले, या कोई कारोबार कर ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। उन्होंने ये हक इसलिए छीना, उन्होंने कहा जब ये हक लोगों के पास आता है ना, तो दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लिहाजा हम राइट ऑफ ओनरशिप देंगे। क्या मतलब? हम हक ही नहीं देंगे किसी को, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। आप सरकारी मुलाजिम है, आपको रहने के लिए क्वार्टर दे देंगे, घर दे देंगे। ठीक है जी। आना जाना है, अगर आप अफसर हैं तो गाड़ी दे देंगे, वर्कर है तो बस पे बैठ के आओ। लिहाजा कोई ओन नहीं कर सकते कुछ। इसको हम क्या कहेंगे? सोशलिज्म। ठीक है। कहते हैं कि इस वक्त नॉर्थ कोरिया में और एक मैक्सिको में, और उसका नशर जरा कम ही है मीडिया में, हमें एग्जैक्ट उसका आइडिया भी नहीं है। एक आध मैंने देखी थी पैरोडी, वो एक, सॉरी, एक विजुअल देखा था। जवेद चौधरी एक आर्टिकल राइटर है, वो गए थे मैक्सिको, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया था वहां से, तो आइडिया हुआ। अच्छा बच्चों, द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इज दैट द डिग्री टू विच गवर्नमेंट कैन कंट्रोल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फॉर सोशल बेनिफिट। के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सारे किसके पास हैं? गवर्नमेंट के पास है, सोशल बेनिफिट के लिए। लिहाजा सोशलिज्म इज अपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म, में हर चीज प्राइवेट लोगों की है, हुकूमत सिर्फ क्या कर रही? फौज चला रही, पुलिस चला रही, और यहाँ पे हर चीज गवर्नमेंट की है। ठीक है जी, स्टेट ओन। अच्छा जी, in such economic system government control economic resources to large extent in the best interest of nation। वो कहते हैं ये सारे वसाइल हमारे पास हैं ताकि हम बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो ले सकें।
जी अब्दुल्ला, मैं कर देता हूँ, मैं कर। सोशलिज्म एक ऐसा निजाम है जिसके अंदर फैक्ट्रियां, घर, गाड़ियां, हर चीज हुकूमत की है। और जितने लोग वहां रह रहे हैं वो सरकारी मुलाजिम। वो उनको मलकियत पे चीजें नहीं मिलेंगी, इस्तेमाल के लिए मिलेंगी। ठीक है, घर भी आपको हुकूमत एलोकेट करेगी, गाड़ी भी कर सकती है, जॉब भी करेगी। जॉब प्रोवाइड करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी। राइट जी। जी अब्दुल्ला, क्लियर है? बेटे वॉइस डिवाइस टू डिवाइस वेरी करती है। मोबाइल पे अच्छी आवाज होगी मेरे ख्याल में, बाकी पास डिवाइसेस होती हैं इस पे आवाज कम आती है, जरा चेक कर लें आप। जी, कमेंट्स दो। अच्छा ठीक। अच्छा बच्चों, तो हमने कहा हर चीज किसकी मलकियत है? गवर्नमेंट की है। हम उसके क्या हैं? मुलाजिम हैं। किसी एक बंदे के पास भी अपना घर, अपनी गाड़ी नहीं है। हर चीज हुकूमत से ली गई। लिहाजा हुकूमत कहती है हमने मुआशरे के बेस्ट इंटरेस्ट में सारा कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। आप सिर्फ काम करें, आपको पे मिलेगी, उस पे से आपको जो जो चाहिए खरीद लो बस। लेकिन निजाम ऐसा क्यों बनाया? वो कहते हैं इस निजाम का फायदा ये है कि बुनियादी जरूरियात सबको मिलेंगी। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं हुआ जिसका रोटी ना पके, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं हुआ जिसके पास कपड़े ना हो। तो इस निजाम में हमने इंश्योर करना है कि हर बंदे को बुनियादी जरूरत मिल जाए। वो कहते हैं कैपिटलिज्म में ऐसा अक्सर होता है कि एक बंदा स्किलफुल भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, तो क्या होता है? वो तो भूखों मर जाता है। लेकिन हमने ऐसा होने नहीं देना। हमने सारे वसाइल अपने पास रखने हैं और हर बंदे को जॉब प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर जॉब नहीं देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, पैसे देंगे, तब भी उसके घर में चूल्हा जलेगा। ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि इसका एक है सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड, या सेंट्रल प्लानिंग बॉडी है जो डिक्टेट करती है और हर फैसला करती है। कहते हैं जी कि ये बड़ा जबरदस्त निजाम होता है इस लिहाज से कि इस बोर्ड ने डिसाइड करना है कि तुम क्या प्रोड्यूस करोगे, कैसे प्रोड्यूस करोगे, किसके लिए प्रोड्यूस करोगे। इस बोर्ड के पास पूरा स्टेटिस्टिकल डाटा होता है मुईशत का। हमारे कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, इतने सैंडल बनाओ, इतने शूज बनाओ, एक भी चीज जाया नहीं होगी। देखिए कैपिटलिज्म में क्या हो रहा था, पंखे कितने बना दिए, एसी कितने बना दिए, किसी के बिके, किसी के नहीं बिके, जो नहीं बिके वो जाया हो गए। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जितने लोग हैं, जितने खेत हैं उतने ट्रैक्टर। ठीक है जी, जितनी कटिंग करनी फसल की उतने थ्रेशर। फालतू कोई चीज हमने नहीं बनानी। तो इसलिए वो प्लानिंग कर लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की कि कितनी चाहिए और कितनी हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए। लेकिन वो इंश्योर करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज सबको मिल जाएं, कोई ऐसा बंदा ना हो जिसको ये सर्विसेज ना मिले। तो फिर बुनियादी बात कोई इसमें राइट ऑफ ओनरशिप, सब चीजें मुआशरे की मिल्कियत है या हुकूमत की मिल्कियत है? हुकूमत आपको चीजें प्रोवाइड करेगी, जरूरतें, जॉब भी देगी और आपकी बुनियादी जरूरतों की गारंटी देगी, लेकिन उतना प्रोड्यूस करेगी जितने लोग। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी प्राइसेस ऑफ ओवरऑल गुड। जाहिर है गवर्नमेंट ही बायर है और गवर्नमेंट ही सेलर है। यानी गवर्नमेंट ही एंटरप्रेन्योर है, वही बना रही है तो वही बताएगी डबल रोटी इतने के, अंडे इतने के, ये सारी लिस्ट देगी और आप लोगों को पे दे देगी। आप जाके उन्हीं के स्टोर से जाके खरीद लेंगे। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्रोडक्शन मेथड। तो वो जो तीन सवाल थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, ये सब फैसले कौन करेगा? अच्छा, यहाँ गवर्नमेंट का पर्पस मुनाफा कमाना नहीं होगा। गवर्नमेंट का मकसद क्या होगा बच्चों? सोशल वेलफेयर, पब्लिक की नीड को पूरा करना। अब मैं अगर इसको कहूं इसके करेक्टरिस्टिक्स, तो इसने यही एक्सप्लेन नहीं कर दिए? क्या हाल है बच्चों? करेक्टरिस्टिक्स तो यही एक्सप्लेन हो गए ना सारे। एक सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड है जो तय करता है क्या बनाओ, कब बनाओ, कैसे बनाओ।
और तय करता है किस बात को, कितने लोग हैं, कितनी चीजें। दूसरा, राइट ऑफ ओनरशिप आपके पास नहीं है, जितने काम हो रहे हैं सोशल वेलफेयर के तहत हो रहे हैं, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। आगे देखिए मेरिट्स क्या है, कहता है एफिशिएंट यूज ऑफ, सोचिए क्यों है, वो बना ही उतने रहा है जितने लोग हैं, लिहाजा कैपिटलिज्म की तरह जाया नहीं हो रहा सब कुछ, हर चीज कैसे हो रही है, ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ। तादाद तक तो गिनी हुई है, और यहाँ मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, यहाँ मकसद है लोगों को जरूरियात पूरी करना। आगे है प्रिवेंशन फ्रॉम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सोशलिज्म में ये एडवांटेज नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे कोई मोनोपोली नहीं होती। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम मोनोपोलिस। मोनोपोली तो वो करेगा ना जो अमीर आदमी होगा, बड़ी फर्में लगाएगा, बाकी फर्में खरीद के कब्जा कर लेगा। यहाँ पे तो सब कुछ किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, लिहाजा यहाँ मोनोपोलिस हो ही नहीं सकती। तो यहाँ गरीब और अमीर का डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो सकता, सब लोग बराबर है। ठीक है जी। तो कैपिटलिज्म की तरह यहाँ पे मोनोपोलीज क्रिएट करके किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जा सकता। अच्छा बच्चों, फिर सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, माशरती जरूरियात के लिए आप प्रोटेक्टेड हैं। वो कैसे, कि ये जिम्मेदारी है हुकूमत की कि वो आपके सोशल राइट्स का ख्याल रखे। जॉब हर सूरत आपको मिलेगी, कोई बंदा आपकी जिंदगी को थ्रेट नहीं कर सकता। मेडिकल केयर हर एक को मिलेगी। क्या हाल है बच्चों? नहीं, पहली बात क्या है, जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेगी, कोई आपको जॉब से निकालेगा, गवर्नमेंट ने कमिटमेंट भी की हुई है। दूसरी बात, कोई बंदा आपकी जिंदगी नहीं छीन सकता, सिक्योरिटी भी देनी है। और बीमार है तो सरकारी हॉस्पिटल है, सिर्फ नाम लिखवाएं, वो आपका इलाज भी खुद ही करेंगे। मैक्सिको में यही होता है, आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल चले जाओ, वो दवाई आपको पास से देंगे, इलाज भी आप करेंगे। अच्छा बच्चों, आगे आ गया डिस्करेजमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस। यहाँ पे सोशलिज्म में चूंकि प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं, हर चीज किसकी मिल्कियत है, रियासत की। तो जो प्राइवेट मिल्कियत ही कोई नहीं तो मोनोपोली कैसे बनेगी। इसलिए वो रिसोर्सेज को कोशिश करते हैं कि लोगों के दरमियान फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब हम अक्सर ये सोचते हैं, अच्छा हम सोशलिज्म में तो रहे नहीं, तो पहला सवाल मेरे जहन में आता है कि यार फिर भी एक अफसर है और एक स्वीपर है या नायब कासिद है, तो पे में तो फर्क होगा। तो जब मैंने उस पर रिसर्च की तो पता लगा कि बहुत कम फर्क है। यानी हमारी तरह नहीं है कि एक मैनेजर की तनख्वाह जो है वो 4 लाख है, और एक स्वीपर या क्लीनर की तनख्वाह जो है वो 35,000 या 30,000 है। इतना फर्क नहीं है, नॉमिनल सा डिफरेंस है ग्रेड का। और वो जानबूझ के कम रखा गया है ताकि ज्यादा रिसोर्सेज का फर्क ना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि वहां पे इंस्टेबिलिटी क्यों आई थी बताओ कैपिटलिज्म में। वहां फ्लक्चुएशन इसलिए आ रहे थे कि आप आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर लेते थे लालच में, और वो जब किसी की बिकती नहीं थी तो डिक्लाइन हो जाता था। यहाँ पे तो बंदे गिन के आपने चीजें बनाई, तो चीज तो जाया नहीं होगी। क्या हाल, तो यहाँ तो आपने काउंट किया, अच्छा भाई इतने बंदे हैं तो इतनी चीजें होनी चाहिए, तो हम उतनी चीजें क्या करते हैं, बना लेते हैं। लिहाजा यहाँ पे सूरत ये है कि अनप्लैन्ड कुछ नहीं है। कैपिटलिज्म में जो हो रहा था वो क्या था, यानी नेशनल लेवल पे सोचा जाए तो अनप्लैन्ड हो रहा था, कौमी सतह पे सोचो तो अनप्लैन्ड है। वो एक दाएं जा रहा है, एक बाएं जा रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे तो गिन के आपने किया, लिहाजा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ही रहेगी। आप उतनी चीजें बनाओगे जितनी बिकनी, आप बनाते रहोगे, लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, एक स्मूथ इकोनॉमी चलती रहेगी। लेकिन बच्चों इसके फिर डीमेरिट्स भी हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की कोई केयर नहीं है। सोशलिज्म में ज्यादातर काम गवर्नमेंट के इदारे करते हैं, क्योंकि प्राइवेट इदारे तो है ही नहीं। तो कहता है कि इन सोशलिज्म गवर्नमेंट ओन द राइट एंड प्रोटेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, देयरफॉर opponent of this system have apprehension may lead to misuse of पावर। क्योंकि आप जब इतना बड़ा निजाम चलाओगे
तो तुम्हें बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी बनानी पड़ेगी। क्या है, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी बनानी पड़ेगी। जब इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी बनाओगे तो वो ब्यूरोक्रेसी तो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, और उनके पास जब पावर आएंगी तो उसका क्या करेंगे, मिस यूज करेंगे। जरा 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप किसी सोशलिस्टिक स्टेट में रहते हो और आपको वहां बहुत बड़ा अफसर बना दिए गए। अब सबसे पहले घरों की एलोकेशन हो रही है, तो बड़ा घर किसको दोगे? सीधी बात है। क्यों भाई? अच्छा, सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे खूबसूरत बीवी, नहीं नहीं सॉरी, ये तो पर्सनल है, अच्छा नहीं। अच्छा, सबसे खूबसूरत गाड़ी, तो लिहाजा यार क्लैरिटी तो नहीं है यार। क्या हाल है? तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है नेपोटिज्म, कि जो ऊपर अफसर बैठे हैं उन्हें परवाह नहीं होती, और वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हमारे लिए हैं, और उसका ऑडिट कौन करेगा, सवाल एक पैदा हो कि रियासत सबसे पावरफुल है, उसने एलोकेशन की है, क्या कोई ऑडिट करेगा? तो जब ऑडिट नहीं होगा तो ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। एक चीज है ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज। ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज क्या है? सोशलिज्म में चीजों को रनिंग की जो अप्रोच है इट्स अफेयर्स, built in issues in bureaucracy like have urged to work efficiently as known as promotion and salary increment वगैरह जो है वो उनके बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा काम वो क्यों करें? लिहाजा प्री डिटर्मन रूल्स और टाइम होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, कि जी ये बंदा आया है, ये क्लर्क है, ये 10 साल बाद सुपरवाइजर बन जाएगा। 10 साल से पहले तो नहीं बनेगा। अब वो रोज के 10 चिट्ठियां लिखे, 10 लेटर लिखे, या 20 लिखे, या 30 लिखे, इसका प्रमोशन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो क्या करेगा बताओ? जाहिर है वो वेला बैठेगा, अगर नहीं बैठेगा तो दूसरे बैठा देंगे उसको। वो कहेंगे तुझे क्या तकलीफ है, हम चाय पी रहे हैं, तू भी बैठ साथ चाय पी। क्या हाल है? तो ब्यूरोक्रेसी में काम जो होते हैं क्या होते हैं बच्चों, इंतहाई ज्यादा इनएफिशिएंट और स्लो होते हैं ना। तो हम, अच्छा अगर आपने हमारे यहाँ सोशलिज्म देखना हो तो कहाँ जाएंगे? इसी सरकारी इदारे में चलेंगे। या अगर जियो आर चले जाएं, जियो आर में सारे सरकारी अफसर रहते हैं, तो जियो आर के अंदर सोशलिज्म पूरा, सरकारी अफसर हैं, हर काम सरकारी तरीके से करते हैं। और मैं एक जमाने में ना मतलब क्या आप कह लीजिए कि जो हमारा मोबाइल नहीं होते थे ना, मोबाइल तो आए हैं मेरा ख्याल है, कब आए मोबाइल, किस साल में आए होंगे? 2000 के बाद आए ना मोबाइल। उससे पहले मोबाइल नहीं थे, तो एक कंपनी होती थी जो हमें कम्युनिकेशन के लिए प्रोवाइड करती थी टेलीफोन, कौन सी? पीडीसीएल होती, ये सरकारी कंपनी थी। तो मैंने एग्जाम दिया, आप कह लीजिए कोई पहली या दूसरी का, तो पता लगा कि अब्बा जी जा रहे हैं हमारे टेलीफोन की एप्लीकेशन जमा कराने। स्कूल जाना शुरू किया ना, तो पता लगा कि रास्ते में अप्पू किसी से बात भी करते थे। तो कोई एप्लीकेशन जमा हुई 5-6 दिन में, सरकारी इदारा था। पहले एक दिन एप्लीकेशन लेने गए अबू, तो कहते सुबह लाइन में लगे तो कोई 2:30-3 बजे जाके बारी आई। घर आके गुस्सा भी बड़ा किया कि मेरा सारा दिन टूट गया। फिर एप्लीकेशन के साथ जो कागज लगने थे वो क्या था, मकान की रजिस्ट्री लगाओ। रजिस्ट्री हमारी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के पास पड़ी थी, जाके वहां से कॉपी निकलवाई, फिर वो कॉपी साथ लगवाई। उसके बाद जनाब उसको क्या ओरिजिनल से टेस्ट करा के लाओ। वो टेस्ट करने के लिए ओरिजिनल कागज चाहिए, वो बैंक के पास है। तो बैंक के अंदर से अटेस्टेशन प्रोसेस करवा के लाओ। वो हुआ। उसके बाद एक स्टैम्प पेपर लिखवा के लाओ जिसपे तुम लिखो कि हम वजीर आजम के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, हम हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, एक डिक्लेरेशन दो स्टैम्प पेपर पे। फिर उसको नोटरी पब्लिक से टेस्ट कराओ। लॉन्ग वे, यानी फाइल इतनी मोटी बन गई, कागजों से इतनी मोटी बन गई, और हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद जाके, और जिस दिन जमा हुई उस दिन भी सारा दिन निकल गया। और आखिर में जाके ऑब्जेक्शन ये लगा कि कागजों की तरतीब गलत है। उसका लेटर आ गया।
के कागजों की, फिर वापस गए। उनसे कहा जी क्या तरतीब, उन्होंने कहा जी आपने लिखी पढ़ी नहीं है, ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, नीचे ये होता है, उसके नीचे ये होता है, उसके नीचे CLC होता है, और उसके नीचे चालान फॉर्म होता है बैंक। वो सही करने हम खुद गए, करके दोबारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आए। हाँ जी, सारा काम हो गया जी। 16 साल बाद एग्जैक्ट मैं मुल्तान से आया। कितने साल बाद? 16 साल बाद आया मैं मुल्तान से, मास्टर डिग्री कर। घर के बाहर कोई 250-300 बंदा इकट्ठा हो गया। मैं भागा, बैग मेरे कंधे पे, पता नहीं मेरे घर क्या हो गया। बाहर गया तो खुश खुश एक औरत बोली मुबारक हो तुम्हारे घर टेलीफोन लगे। ये बच्चों दास्तान है हमारे घर में। मुझे अब तक याद है, बड़ा स्पेशल नंबर हमें लगा के दिया गया था, 77222901। जो 900 था वो उधर का MPA बनता मारा हुआ था, लेकिन MPA जो था वो ताकतवर था, वो ले गया। तो उसने कहा कि देखिए आप हमारे दोस्त हैं, हमारे से अगला आपका होगा। बाद में मुझे सारे दोस्त बताते थे यार वो 901 तेरा ना 900 पे बड़ी लड़कियां फोन उठाती हैं। उस जमाने में यही मुश्किल होगा लोगों का। अच्छा मेरी तो आवाज ही खैर ऐसी थी, लोग डर जाते थे। अच्छा बच्चों, सो ट्रांसपेरेंसी कोई भी नहीं, और ब्यूरोक्रेसी का इशू है। काम एक दे दिया है, उन्होंने फाइल रख के बैठ जाना है, बारी आएगी तो देखी जाएगी, और काम करने का जज्बा कोई नहीं। अब देखे ना, हम तो जाते हैं ना जब बाटा की दुकान पे सर्विस की, हश पफिस की, ऐसे जूता पैर सामने रखती है, वो वाला अपनाओ, वो वाला अपनाओ, वो वाला अपनाओ। पहले शूज का कहते हैं, फिर कहते हैं वो वाली सैंडल भी दिखा। ऐसे करते हैं ना। अब सोशलिज्म में क्या होता होगा, यार मेरे जूते टूट गए हैं, तो वहां जूते कितने होते होंगे? एक ही कलर होता होगा, बहुत ज्यादा होता होगा, एक ब्राउन एक ब्लैक होता होगा। अब बताओ, आप जाके बताओ, वो नंबर बताएगा और जाके अंदर से डब्बा ला दे। सोचे लाइफ क्या होगी? ना पेप्सी, ना कोक, ना पीना कोलाडा, ना मतलब कि मिंट मार्बिडा, स्टेट कोला। हाँ ऐसे ही स्टेट कोला। एक कोला की बोतल है जो रियासत की फैक्ट्री में बनती है, उसका ब्रांड नेम नहीं है, पीनी है, अवेलेबल है, पीनी, बात खत्म। अब ये थोड़ी है जनाब फंटा है, मरिंडा है जनाब, कोक है। हम तो कभी चले जाए ना उधर हार्डीज, वो मना ही नहीं करते, एक गिलास दे देते। मैं तो पहले जाके मरिंडा पीता हूँ, फिर दोबारा जाके मैं कोक, और एक दफा तो मैं तीनों मिक्स करके भी पीता हूँ। और चौथी दफा जब मैं आने लगता हूँ फिर एक गिलास भर लेता हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं तू पैसे पूरे कर ले, जब बाद में डॉक्टर पे दुखने लग जाएगी। तो मैंने कहा आप लोग ना जरा अपने वो स्टैंडर्ड स्टेटस में रहते हैं, बाद में गाड़ी में बैठ के कहीं बोतल तो चखा, तो मैं एक बार की गाड़ी में ले आता हूँ। मैं मेरा माँ क्या है, आप कह रहे हो ले लो, रिफिल फ्री है तो नहीं मर्जी ले। अच्छा बच्चों, आगे आगे इंसेंटिव, इसमें कोई इंसेंटिव ही नहीं है। वहां तो इंसेंटिव था ना, ज्यादा काम करेंगे ज्यादा घर बनाएंगे, ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाएंगे, ज्यादा अच्छी लाइफ होगी, क्या हाल है? यहाँ कोई इंसेंटिव नहीं है, देखिए देयर इज नो इनोवेटिव और कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स रिमेन अनेबल टू परफॉर्म इंथुसिस्टिकली, क्योंकि इंथुसिज्म का फायदा कोई नहीं ना वहां पे। एंड देन यू सी लॉस ऑफ कंज्यूमर। मैंने अभी बात की है, उन्होंने एक जूता रखा हुआ है, एक एक बोतल रखी हुई है, कोई आपने खानी है पीनी है, और कोई ब्रांड वगैरह नहीं है यहाँ तो। आप खाना खा रहे हो तो वो 10 चीजें आपके सामने रखेंगे भी, आप सॉफ्ट ड्रिंक कौन सा लें, क्या हाल है बच्चों? तो लिहाजा कंज्यूमर का कोई राइट नहीं है, बस वो जो मिल गया वो इस्तेमाल करेगा। और बच्चों आगे क्या आ गया,
इकोनॉमिक फ्रीडम है ही नहीं, चूंकि तुम कारोबार ही अपना नहीं कर सकते हो, तो जब कारोबार नहीं कर सकते तो फ्रीडम कहां से आया। अब एक चीज और है जो इसमें नहीं लिखी, डेमोक्रेसी जहां होगी वहां आमतौर पे कैपिटलिज्म होगा। डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म इकट्ठा होता है। और बच्चों, डिक्टेटरशिप निजाम से ही पता चल रहा है। इसीलिए वो बच्चा कह रहा था ना कल मुझे, तो मेरे जहन में क्या था कि अमेरिका ज्यादा कैपिटलिस्टिक है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा आलमबरदार है ना बच्चों। तो आमतौर पे ये होता है। अच्छा, एक सिस्टम ऐसा है जिसमें फिर भी डेमोक्रेसी हो सकती है, वो कौन सा है? डेमोक्रेसी। असल में जब देखा गया ना कि सोशलिज्म में बहुत ज्यादा फायदे हैं। देखिए, कोई गरीब भूखा नहीं मरता, जरूरतें पूरी हो जाती हैं, बंदा जॉबलेस नहीं होता, और दूसरी तरफ ड्रॉबैक भी बहुत बड़े हैं। लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते। कैपिटलिज्म में बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्राइवेट लोग कर देते हैं, हुकूमत को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या हाल है बच्चों? यानी आप यहां से अंदाजा लगाएं, हमारे ऊपर इंडिया ने जब अटैक किया, तो जो ड्रोन थे वो इसराइली थे, बन कहाँ रहे थे? इंडिया में अडानी की फैक्ट्री में बने। तो प्राइवेट लोग आपको बना के दे रहे हैं। F-16 लॉकहेड मार्टिन ने बनाया, प्राइवेट कंपनी। F-35 तो बड़े बड़े वेपन बना देते हैं, तो काम बहुत बड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा यार, ऐसा क्यों ना करें, उसकी भी खूबियां और इसकी खूबियां आपस में जमा कर ले। तो ऐसा कर लेते हैं, एक ऐसा निजाम बनाते हैं जिसमें सोशलिज्म भी चल रहा हो साथ साथ, और कैपिटलिज्म भी साथ साथ चल रहा हो। एक तरफ हो बच्चों प्राइवेट इदारे, किसके तहत? प्राइवेट इदारे बच्चों किसके तहत करेंगे काम? और दूसरी तरफ हो गवर्नमेंट के इदारे, जिसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, क्योंकि हुकूमत पब्लिक से बनती है ना, हम वोट डालते हैं तो बनती है पब्लिक सेक्टर। अच्छा, अब ऐसा किया कि जैसे हमारे यहाँ पे देखें, रेलवे किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। ये पब्लिक सेक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरह वासा किसके पास है? वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी। ठीक है ना, बल्कि वासा बड़ा मशहूर इदारा है दुनिया में। कहते हैं अमेरिका और पाकिस्तान में बड़ा फर्क क्या है, उनके पास नासा है, हमारे पास वासा नहीं। अच्छा बच्चों, सो दिस इज व्हाट यू से, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी ये गवर्नमेंट के पास है। इसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज। अच्छा, लेकिन बच्चों पैकेजेस क्या है? ट्रीट कंपनी प्राइवेट है। इसी तरह कुछ मल्टीनेशनल भी आई हुई है, जिसमें यूनिलीवर है ना बच्चों, नाम सुना है? लक्स बनाते हैं, लक्स। और एक और नाम सुना होगा, जैसे आपने नाम सुना होगा प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नाम सुना है कभी? प्रॉक्टर एंड गैम्बल सेफ गार्ड बनाते हैं। और रैकेट एंड कोलमैन, डिटोल वाले, ये सारे के हैं, ये प्राइवेट हैं। तो जो काम इन्होंने करना है ये कर लें, हुकूमत कहेगी अच्छा जो जो काम प्राइवेट लोग कर रहे हैं ना, करें, इजाजत, हमसे जो मदद चाहिए हम देंगे। मिसाल के तौर पे ये कोट लखपत लाहौर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी, तो हुकूमत ने कहा अच्छा यहाँ इंडस्ट्री लग गई है, हम आपको सड़कें बना दें, हम आपको मोटरवे से मिला देते हैं, हम एक रिंग रोड बना देते हैं, उस रिंग रोड से अपना माल ले जाओ ले आओ। ठीक है जी, ये हम कर देते हैं, यानी हम मदद करेंगे। बैंक खोल देते हैं, सुई गैस का बड़ा पाइप बिछा देते हैं। तो हुकूमत मदद करती रहेगी, लेकिन कहेगी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जो इन्होंने कर लिया इससे अच्छा क्या है, क्योंकि नौकरियां भी दे रहे हैं, जॉब भी दे रहे हैं, तो हुकूमत का तो काम आसान हो गया ना। लेकिन जो काम ये नहीं करेंगे कौन करेगा? जैसे गंदा पानी उठाने वाला कोई नहीं, नलका लगाने वाला कोई नहीं, तो उन्होंने पासा बना दिया। ट्रेन चलाने वाला कोई नहीं, रेलवे। जो काम तुम नहीं करोगे वो हम कर देते हैं, और बाकी काम। तो ये दुनिया का बेस्ट सिस्टम है इस वक्त, पूरी दुनिया में इस वक्त ये छाया हुआ। इवन अमेरिका भी इसमें आ गए कि यार ये बेहतर है। ठीक है जी। तो मिक्स इकोनॉमी, इकोनॉमी इन विच बोथ पब्लिक एंड, ठीक है जी, मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल शेयर द इकोनॉमिक कंट्रोल। अच्छा, एक चीज और बता दूं इससे हटके,
हमारा ना इन दोनों से मिलके भी एक सेक्टर बनता है, उसको कहते हैं सेमी गवर्नमेंट। इसमें ये होता है कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है, उसके कुछ शेयर गवर्नमेंट ने ले दिया और कुछ हम लोग ले लिए। इसका मिसाल है जैसे हमारी सुई गैस कंपनी है, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी और सुई सर्दर्न गैस कंपनी, ये दोनों कंपनियां जो हैं ये सेमी गवर्नमेंट। पीटीसीएल भी इस वक्त क्या है, सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के भी शेयर है और प्राइवेट लोग भी। अच्छा बच्चों, इससे बेस्ट सिस्टम बन गया ना। तो देखिए, कहता है कि एक है कैपिटलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखिए, मैं इसको यूं डिफाइन कर सकता हूँ, जो कैपिटलिज्म से आया मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ उसको क्या कहते हैं, तो मैं समझता हूँ अमेरिका इसमें आएगा। क्योंकि पहले क्या था, बाद में वेलफेयर भी ऑफर करने लग गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी ऑफर करने लग गया अपने लोगों को, बेरोजगार है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देता है, हैंडीकैप को हैंडीकैप अलाउंस देता है। तो वेलफेयर भी आ गया और पीछे से बैकग्राउंड क्या उसकी, इसलिए ये इकोनॉमी इट इज कॉल्ड कैपिटलिस्टिकली डोमिनेटिंग मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें ज्यादा काम कैपिटलिज्म है। लेकिन अमेरिका को प्राइवेट, मैं इसलिए कहूंगा इतने ज्यादा प्राइवेट काम है इनके यहाँ, रेलवे सिस्टम प्राइवेट, पटरी एक प्राइवेट कंपनी ने बिछाई हुई है, डैम बनाए हुए प्राइवेट कंपनियों ने, और प्राइवेट कंपनियों ने सड़कें बनाई हुई है, सड़क बनाई हुई है, उस पर टोल टैक्स लेते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा क्या बन गया। लेकिन कुछ इकोनॉमीज हैं जो सोशलिज्म से आई और फिर कैपिटलिज्म से कुछ प्राइवेट ओनरशिप देने लगी। मैं समझता हूँ रशिया इसमें आता है, क्योंकि पहले क्या था, सोशलिस्ट था। अच्छा, चाइना भी इससे चला था, लेकिन चाइना थोड़ा आगे निकल गया हुआ, चाइना बहुत ज्यादा प्राइवेट कंपनी है, पहले नहीं थी, अब बहुत ज्यादा है, जैसे हवावे देख लो ना। तो इसलिए उनकी बहुत ज्यादा, ये जो जिसका मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ लिनोवो, ये भी प्राइवेट है। फिर जो आजकल पाकिस्तान में गाड़ियां आ रही चिंगान, वो भी प्राइवेट है। तो इसलिए चाइना बहुत ज्यादा मिक्स्ड में आ गया, पहले वो प्योर सोशलिस्ट था। अच्छा, so we can say that such system that government dominate the major economic decision, under this system government largely share the means of production, ज्यादा means of production गवर्नमेंट के पास है, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि ठीक है साथ प्राइवेट कंपनियां भी काम कर सकते, राइट बच्चों। अच्छा जी, अब देखिए कहता है इसके फीचर क्या हैं। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि को एग्जिस्ट करता है प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर, तो एग्जिस्ट करते हैं, मैंने कहा मिसालें भी दे दी आपको। अच्छा, पर्सनल फ्रीडम है, यानी इतनी पाबंदी नहीं सोशलिज्म की तरह के बस मैंने तुम्हें कहा फलां जगह जाके जॉब करो। सोशलिज्म में तो बच्चों ये भी हो जाता है कि एक बंदा काम करता है लकड़ी का, लकड़ी की फैक्ट्री में काम नहीं है, तो उसे कहेंगे चल तू एक महीने के लिए स्टील फैक्ट्री में चला जा। भाई जॉब देनी है ना, अब नहीं है तो सरप्लस स्टाफ का क्या करें, उसकी जो स्पेशलिटी वो छोड़ के दूसरा काम कर ले। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है रिगार्डिंग इकोनॉमिक डिसीजन, for prominent feature mixed economy through government has some control over economic resources, इसका कुछ कंट्रोल है, yet people may enjoy relative freedom what to produce, consume to maximize the benefit। हाँ, गवर्नमेंट ये करती है कि जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में अल्कोहल बनाने की इजाजत नहीं देती, शराब नहीं बना सकते आप लीगली, तो हमारे मुल्क में गुटखा बनाने की, नस्वार बनाने की भी इजाजत नहीं। तो कुछ चीजों की इजाजत है, कुछ की नहीं है, लेकिन प्राइसिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, प्राइस सिस्टम अलाउ करता है, इनपुट आउटपुट प्राइसिंग हो सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट कुछ चीजों में क्या करती है, इंटरवेन करती है, लिस्ट देती है। सुबह लिस्ट आती है, अंडे इतने के दर्जन होंगे, गोश्त इतने का किलो होगा, ठीक है जी, फलों के रेट भी आते हैं। तो गवर्नमेंट डिमांड एंड सप्लाई को खुल के नहीं चलने देती, कुछ ना कुछ खींच के रखती है। और इतना भी नहीं खींचती कि प्रोड्यूसर भाग जाए, और इतना भी नहीं खींचती कि कंज्यूमर भाग जाए, दोनों को कहीं ना कहीं लाके रिलेटिवली काम चला देती है। ठीक है, और इसके अंदर सोशल वेलफेयर होता है, लोगों के लिए मिनिमम वेज रेट मुकर्रर होता है। पाकिस्तान में सब मिनिमम वेज रेट कितना है बच्चों, 37, 37,000 रुपया।
मिनिमम। इससे कम तनख्वाह पे बंदा रखेंगे तो क्या होगा, इलीगल होगा। ठीक है ना। स्पोर्ट प्राइस एंड लेबर लॉस काफी ज्यादा होते हैं। स्पोर्ट प्राइस भी एक कॉन्सेप्ट होता है। वो ये होता है कि किसी प्रोड्यूसर को अगर कीमत कम मिल रही हो तो हुकूमत कहती है नहीं यार ये बहुत कम है, इतने में तो कॉस्ट ही कवर नहीं होगी। गंदम की कीमत हमेशा स्पोर्ट प्राइस में आती है, क्योंकि जब गंदम उगती है इतनी ज्यादा होती है, खेतों में पड़ी होती है, उसकी कोई वक़्त नहीं होती, बारिश का भी खदशा होता है। वो दूसरी तरफ पहली गंदम भी पड़ी होती है। तो हमारे कई वेंडर्स जाते हैं, पूड़ियों के भाव उठा लेते हैं। तो हुकूमत ने ये किया है कि इसका एक रेट मुकर्रर करना शुरू कर दिया है कि एक मन जो है ना 4200 रुपये का है। इससे कम अगर कोई लेगा ना, यानी पता लग गया कि इससे कम रेट पे खरीदा है, तो उसको सजा मिले, ताकि जो काश्तकार है उसकी पूरा, उसकी बिजली का बिल सारा पूरा हो जाए। तो ये इसके क्या है बच्चों, फीचर्स। अच्छा, एडवांटेजेस क्या होंगे बच्चों, इस सिस्टम में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकेगी। इंश्योर किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड फेयर हो, यानी ऐसा ना हो मजदूर को तनख्वाह ही बहुत कम मिले, उसका चूल्हा ही ना जले। और बच्चों प्रॉपर्टी राइट्स भी आपके पास रहेंगे। गवर्नमेंट भी कुछ जमीनें खरीदेगी और आप भी खरीदेंगे। और बच्चों उसके अलावा डोमिनेटिंग रोल किसका होगा, तो मेक श्योर दैट के वीक एजेंट के साथ ज्यादती। तो वीक एजेंट आमतौर पे क्या होता है, मजदूरी होता है बेचारा। अच्छा बच्चों डिसएडवांटेज क्या है, कि वर्किंग अंडर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी सफर ड्यू टू लैक ऑफ क्या है कॉर्पोरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एक दूसरे से ताउन नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मकसद मुनाफा कमाना है और पब्लिक सेक्टर का मकसद बेनिफिट देना है। वहां तो दोनों का मकसद ही डिफरेंट है। आप बताएं, अगर आप अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए आपका अजीज, और आप एवर केयर हॉस्पिटल ले जाएं, तो गवर्नमेंट की कौन सी बात अंदर मानी जाती है, कोई बात मानी। आप गए अंदर, हुकूमत उनकी शुरू हो गई। ठीक है ना। तो वो वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं। मेरी खाला जी का इंतकाल हुआ, मेरी खाला भी ताई भी दोनों एक ही खातून थी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। एवर केयर में इंतकाल हो गया उनका कोविड में। तो हमने 6 लाख पहले जमा कराया था उनके कहने पे, नहीं 3 लाख कराया था, फिर उन्होंने मांगा 6 लाख, हमने 6 लाख और करा दिया। और जिस दिन 6 लाख जमा कराया उससे अगले 24 घंटों में उनका इंतकाल हो गया। तो हम डेड बॉडी लेने गए तो 1,85,000 और मांग रहे हैं। हमने कहा इस दौरान आपने कौन सा मेडिकल सपोर्ट दिया, तो वो कहते हैं जी हम डॉक्टरों ने आके चेकअप किया है। तो हमने कहा डॉक्टरों ने चेकअप किया है तो मैं तो बाहर बैठा था आईसीयू पे, तो कोई डॉक्टर गया ही नहीं अंदर, कहते ऑनलाइन किया है। और आखिरी दिन उन्होंने इतनी फीस डाली हुई थी एक ही टाइम पे, 15 15 डॉक्टरों की फीस एक ही टाइम पे। तो मैंने कहा ये टीम के तौर पे आए थे क्या हुआ था, कहते नहीं आते वक्त के साथ साथ रहे, हमने एंट्री एंड पे डाल दी थी। नहीं माने, डेड बॉडी उनके पास थी। तो अगर पैसे ना देते तो फिर वो क्या करते आपको पता ही। उन्होंने डेड बॉडी भेज देनी थी, पैसे पूरे कर लेने, सीधी बात है। और जब हमने वो 1,85 भी उनको दे दिया, तो फिर कहा कि डेड बॉडी सुबह ले जाएंगे, रिश्तेदारों ने सुबह आना है। तो बोले इसका भी 20,000 है मसले। और और वापसी पे उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया, कफन अपने पास से दे दिया। हमने वो भी नहीं लिया, हमने कहा अभी तो सी हम अपने कपड़ों में लेके जाएंगे। क्यों जी, अब बताओ यहाँ हुकूमत की क्या बात मानी उन्होंने। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर के मकासद और हैं और गवर्नमेंट के और हैं। और सीधी बात है बच्चों, मैं इस चीज का जो कायल हूं ना, वो मुझे नहीं समझ आती कि कौम का दिमाग कहाँ खराब हुआ हो। ये टोटल कौम पागल हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि देखो, हॉस्पिटल जाते हो, इधर जनाब लगा हुआ है एक इंडोर प्लांट, लगे हुए हैं जनाब, सीढ़ियों पे ग्रेनाइट लगा हुआ है, और लग रहा है जैसे आप 5 स्टार होटल में बैठे हैं। सिटिंग एरिया बड़ा खूबसूरत, और उस पर दौड़ लगी हुई है अमीरों की।
शाहू ने अपने दादे का इलाज इंज कराया, अल्लाह करे मेरा भी दादा बीमार हो तो मैं भी अच्छे लिया तेरा पता लगे, वो उससे अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए बिल्कुल, ताकि रिश्तेदार आए उन्हें पता चले मैं अमीर हूँ। और बाज का तो बीमार ही नहीं होता अब्बा, और मैंने नहीं गुर्दे भी जरा चेक करो। अच्छा वो दौड़ लगी है, दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है इन लोगों को। खुदा के बंदो सीढ़ियों पे क्यों लगा रहे हो ग्रेनाइट, इसकी क्या जरूरत है? एमआरआई मशीन खरीदो, सीटी स्कैन मशीन खरीदो। अब बताओ ये छत के ऊपर ये पैनलिंग क्या कर रही है? बेकार है ये। हटाओ इसको, छत को सादा पेंट करो, ऊपर लाइटें लगाओ, इक्विपमेंट लेटेस्ट लाओ यार, मल्टीमीडिया नया लगाओ, एसी नए लगाओ। ये जरूरी है कि ये टाइल जरूरी है? यहां तो तुम प्लास्टर भी कर दोगे ना, वक्त को धक्का दो निकलो आगे। खुदा के लिए साइंसी बुनियादों पे सोचना शुरू करो। ये पेंट मेकअप ये कुछ नहीं करता, कौमें इल्म से आगे बढ़ती हैं। तो ये हमारे प्राइवेट सेक्टर में मसला रहेगा। ये जब हॉस्पिटल बनाएंगे एमआरआई मशीन सेकेंड हैंड लाएंगे, लेकिन संगे मरमर पहले लगे। बाहर ये स्टील की टाइल लगवाएंगे, वजह, और नर्स को पैसे पूरे नहीं देंगे। नर्स जब वापस जा रही है उसके कपड़े देंगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये पैसा सिर्फ किधर जाता है, अपनी जेब में। एक्चुअली हॉस्पिटल नर्सिंग केयर के लिए होता है। असल मसीहा आपकी कौन है? नर्स है। डॉक्टर तो प्राइवेट फीस भी लिख देगा दवाई तुम्हें। एक्चुअली शी इज टेकिंग केयर कि इस टाइम पे इंसुलिन इंजेक्ट करनी है, इस टाइम पे खाना खिलाना है, इस टाइम पे इसको पेन किलर लगाना है, तो शी इज टेकिंग केयर। एक्चुअल बहन आपकी वो है, इसलिए तो सिस्टर कहते हैं। असल बहन हमारी वो है जो हमारे जख्मों पे मरहम पट्टी करती है। बहन तो वो ही ना हमारी, क्या हाल है, रेशा है गंदगी है सब साफ करती है बेचारी, किसके लिए? और उसके कपड़े क्या है, कभी चेक करके देखो अंदर से। क्या कि वो जब कपड़े उतारती तो बस हॉस्पिटल के कपड़े वो पिंक कलर के या मेहरून कलर के कोट और वो होते हैं। उसके उसकी सैलरी मिनिमम वेज रेट से कम होती है, 20,000 15,000, उसे हमेशा पार्ट टाइम लिख देते। दिस इज वट जहां पे हमारी कौम का बेड़ा गर्क हुआ है। ये अगर ठीक ना किया और होगा। सख्ती होनी चाहिए कि भाई आप यहाँ आए हो, यहाँ कंप्यूटर लेटेस्ट होने चाहिए। हॉस्पिटल गए हो वहां मशीन लेटेस्ट होनी चाहिए। होटलिंग अट्रैक्शन से कोई चेंज नहीं आता। हमारे यहाँ क्या है ना, मुंडा मॉडर्न हो गया, तो मॉडर्न क्या हुआ, वो टी शर्ट अच्छी पहन ली, जीन्स पहन ली। भाई इलम से मॉडर्न करो ना उसको, जिसको करना है। क्या हाल? तो ये है जो कि प्राइवेट सेक्टर मुनाफे की तरफ जा रहा है और डोमिनेटिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट है, जिससे क्रिएट होती है इनएफिशिएंसीज। मिसाल के तौर पे तुम्हें एक दवाई का आइडिया आ गया है, अब प्रूव हो गई है, टेस्ट भी कर लिए लैब में, अब फार्मास्यूटिकल कंपनी बैठी हुई है, लाइसेंस मिलेगा तो दवाई बनेगी। अब गवर्नमेंट लाइसेंस जल्दी दे दे, गवर्नमेंट पागल है, उसको मजा आता है लाइन में लोगों को लगाने में। आप नेशनल बैंक चले जाए ना कभी टैक्स जमा कराने, अब तो ऑनलाइन हो गया शुक्र अल्लाह का। टैक्स जमा कराने चले जाए, एक खिड़की है, अंदर एसी लगा हुआ है, बाहर कोई शेड नहीं है, पासपोर्ट की फीसें हमारी, जाके देख लो, बैठा हुआ। हाँ बशीरा तेरा मुंडा बीमार सी, की बनया तेरे मुंडे? उसको ही इज नेवर केयर, ही इज आस्किंग अबाउट हिज सन, हर सन सॉरी। और बाहर वाला कहेगा सर जी बड़ी देर हो गई, ओ यार खड़ा रहे आराम से, क्यों सरकारी मुलाजिम? सो दिस इज व्हाट कि यहाँ पे इनएफिशिएंसीज रहती हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। अच्छा देन, as government has foremost role in business of a country, therefore sometimes state regulation and requirements may cause a burden by increasing cost of doing business. For example, अगर आप कभी लाइब्रेरी देखें ना लास्ट की बुक की, तो कैपिटलिज्म में इकोनॉमी में बहुत छोटी लाइब्रेरी होगी, चंद एक क्लास होंगे। सोशलिज्म में भी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में लेबर लॉ की किताबें इस पूरे कमरा भर, इतने लॉज बनाने पड़ेंगे। इसी तरह हेल्थ लॉज एक लाइब्रेरी,
ठीक है, फिर जितने लाज है, क्योंकि कानून बनाना पड़ेगा ना, प्राइवेट को क्या करना है, पब्लिक को क्या करना है, और इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स। जैसे हमारे मुल्क में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कार बाहर से मंगवा लें, तो अभी लॉ बन रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कार की कैपेसिटी कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि वैसे तो गाड़ी सीसी में मेजर हो जाती है। तो कानून ही कानून, कानून ही कानून है। तो आप देखें कि हमारा सीएफई छोटा पड़ जाए, सारा तोड़ के खाल बना दे, तब भी लॉ की किताबें पूरी नहीं नहीं होगी। उसकी वजह इसके अंदर कानून साजी बहुत ज्यादा। अच्छा बच्चों, अब जो सिचुएशन है वो ये कि आगे आ गया सबसे इंटरेस्टिंग सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन अब मसला ये है कि मुझे ये लग रहा है कि जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें कोर्स री लॉन्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? री लॉन्च हो जाएगा। तो आई विल सी टू दिस के नए लोग कितने आते हैं। अगर तो दो चार आए तो हम ये टॉपिक मुकम्मल करके चैप्टर 1 मुकम्मल कर लेंगे, और इसके साथ इसके एमसीक्यूज करके इस पर कोई टेस्ट वेस्ट ले लेंगे। इससे वो जो आपके सवाल आते हैं कि पेपर कैसा आएगा, सवाल कैसे होंगे, वो आपको पता लग जाएंगे। लेकिन अगर बिल फर्ज को कोई 8 10 15 लोग नए आ गए, तो फिर हमें स्ट्रेटेजी यकसर चेंज करनी पड़ती है, मजबूरी है। नहीं तो फिर वो 15 लोग अलहदा खड़े हो जाएंगे, सर जी सानू कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम उस वक्त देख लेंगे किस दिन आएंगे, किस दिन आना है। अब हमने वेडनेसडे को आएंगे, तो फिर देख लेंगे। सही हो गया बच्चों? ओके बच्चों, यू मे गो, आप जा सकते हैं शाबाश। जी बेटे मैं पढ़ रहा हूँ इसको। हाउ these socialist countries undergoes economic बेटे वो ऐसा है कि जो जब सोशलिस्ट सिस्टम बनता है, तो जो बोर्ड होता है वो तो प्लानिंग करता रहता है ना कि कितने परसेंट हमने आउटपुट बढ़ानी है। तो प्लानिंग बोर्ड ने जो ग्रोथ रेट रखा होता है उसे अचीव कर लेते हैं वो लोग, लेकिन उतना ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। जी बिलाल, बात समझ आ रही है? कि जो प्लानिंग बोर्ड है वो तय कर लेता है कि पिछले साल 100 चीजें बनाई थी, इस साल 105 बनानी है। तो वो क्या करेंगे कि अगर पिछले साल 100 चीजें बनी थी, इस साल 105 बनाएंगे, वो इस तरह 5% ग्रोथ लेके चलते रहते हैं, स्लो स्लो। ओके, थैंक यू। जी बेटा, जय हिंद।